हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े केस द वोडाफोन टैक्स केस के बारे में। जी हाँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे फिर से चैलेंज किया है। वोडाफोन की जो आर्बिट्रेशन की रूलिंग सितंबर में देखने को मिली थी, उसका जो टाइम पीरियड था कि आप दिसंबर तक चैलेंज कर सकते हैं, उसे वापस से सिंगापुर में चैलेंज किया है। और आज वोडाफोन के गिरने का क्या रीजन है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और सबसे मोस्ट क्यूरेटेड न्यूज सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं ओवरव्यू ऑफ द केस से। जी हाँ, वोडाफोन जो कंपनी है, उसका इंडिया की गवर्नमेंट से किस तरीके से पंगा हुआ, उसके पूरे को इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हचसन, जो कि एक हांगकांग की टेलीकॉम कंपनी थी, जिसका इंडिया में इंडियन कंपनी उन्होंने बनाई हचसन और एसआर करके। और उसके जो शेयर्स थे वो केमन आइलैंड करके एक कंपनी के पास उसकी होल्डिंग थी, जो 67% होल्डिंग थी। और केमन जो थी वो सब्सिडरी थी हचसन हांगकांग की। और हचसन हांगकांग ने क्या किया, केमन आइलैंड के पूरी जो उसकी जो होल्डिंग थी हच इंडियन कंपनी हचसन एसआर की, उसे बेच दिया वोडाफोन को, जो कि आउट ऑफ इंडिया ही पूरा ट्रांजेक्शन हुआ। तो उनका मानना था कि इसमें इंडिया में टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वोडाफोन भी बाहर की और केमन आइलैंड भी बाहर की, और ट्रांजेक्शन होता है हचसन टेलीकॉम हांगकांग के बीच और वोडाफोन के बीच, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। और इसके बीच में उनका मानना था कि इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था। बट इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटी थी, उन्होंने इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसको चैलेंज किया और बोला कि इसमें टैक्स लगना चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी पूरी टाइमलाइन कि ये शुरुआत कैसे होती है। तो इसकी जो पूरी शुरुआत होती है वो मई 2007 में, जब वोडाफोन अक्वायर करता है हचसन एसआर के, जो कि इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म थी। तो वोडाफोन ने जैसे ही उसे अक्वायर किया, और ये पूरी डील की जाती है $11.2 बिलियन की। तो इंडिया की गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी का बोलना है कि यहाँ पर इस पर टीडीएस का यहाँ पर कट होना चाहिए था, बट कट नहीं किया गया है। और उनका मानना था कि ये कैपिटल एसेट है किसी का भी। अगर मैनेजमेंट को, अगर हम पूरे के पूरे मैनेजमेंट को, मतलब क्योंकि 67% स्टेक था, तो पूरा पूरा मैनेजमेंट किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उस पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए था। बट जैसा कि उन्होंने बोला कि हमने, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया, तो उनका मानना था कि यहाँ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इसका एक टैक्स नोटिस दिया जाता है वोडाफोन को, और उनसे डिमांड की जाती है कि आपको 11,218 करोड़ रुपए का यहाँ पर 22 अक्टूबर 2010 को सबसे पहला नोटिस भेजा जाता है। साथ ही साथ 29 अप्रैल 2011 को 7,900 करोड़ की पेनल्टी का यहाँ पर नोटिस भेजा जाता है। उसके बाद वो चैलेंज करते हैं, एक रीट पिटीशन के थ्रू वोडाफोन फाइल करता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और वहां पर उनकी जो रूलिंग थी, वो वहां पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने वहां पर जो रूलिंग दी थी, उसको ही वहां पे अपहेल्ड किया जाता है, और बोला जाता है कि उन्होंने जो जो भी किया, जो भी पेनल्टी का नोटिस सर्व किया, वो सही है। और वोडाफोन को वहां पर मुंह की खानी पड़ती है। इसके बाद जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी 2012 को ये साबित हो जाता है कि जो इंडिया की टैक्स अथॉरिटी है, उसने यहाँ पर गलत किया है, और उनको कोई भी यहाँ पर टैक्स लेने का अधिकार नहीं बनता है। जैसा कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट का मानना था कि यहाँ पर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि यहाँ पर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें कि आउट ऑफ इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। और उनको साथ साफ कहा जाता है कि जो वोडाफोन ने टैक्स भरा है, उस पर आप 4% का इंटरेस्ट और दें, और गवर्नमेंट इसे वापस रिफंड करे वोडाफोन को। अब उसके बाद होता है, इंडिया की गवर्नमेंट क्या करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो जाता है और सबको वापस उनका पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट करती है, इसमें एक नया मोड़ देती है, और अपने जो इनकम टैक्स एक्ट होता है उसमें ही रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देती है, और उससे बना देती है एक टैक्सेबल ट्रांजेक्शन। और इसके कारण यहाँ पर एक फ्रेश डिमांड जनरेट करती है 3 जनवरी 2013 को 11,218 करोड़ की, फिर से वोडाफोन के ऊपर। और ये पूरा जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा रेट्रोस्पेक्टिवली किया जाता है, मतलब कि पिछले सालों में भी अगर कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। और इसका जो पूरा उद्देश्य अगर हम देखें, तो उसका मेन उद्देश्य था कि वोडाफोन पर टैक्स लगाया जाए। तो इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन होता है, ये 3 जनवरी 2013 तक एक नोटिस सर्व किया जाता है। उसके बाद वोडाफोन कहती है कि एक रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट से कि हम चाहते हैं कि इसको हम एक पैनल बनाएं और इसको पूरा बायलैटरल टैक्स ट्रीटी के तहत सोल्व करें। और अप्रैल 2014 में यहाँ पर फिर से नोटिस आता है, और फिर इंडिया नीदरलैंड ट्रीटी के तहत यहाँ पर आर्बिट्रेशन में ये रूलिंग चली जाती है। इसके बाद जो नई गवर्नमेंट पावर में आती है, उनका मानना है कि हम इस जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो पुरानी गवर्नमेंट ने किया वो उन्होंने किया, बट हम इसके
साथ नहीं है। जो उन्होंने जो किया था, जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया था लॉ में, वो सही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई नया नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, बट जो पुरानी गवर्नमेंट ने किया है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसके तहत 12 फरवरी 2016 को 22,100 करोड़ की एक टैक्स लायबिलिटी आती है, और 25 सितंबर 2020 को यहाँ पर आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये केस जाता है, और उसके बाद वो सोल्व होता है, और उसमें वोडाफोन यहाँ पर केस जीत जाती है, और गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलता है। तो इसी इसी जो अभी जो 25 सितंबर 2020 को जो आर्बिट्रेशन कोर्ट की जो रूलिंग आई है, उसकी जो डेडलाइन थी, और इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे फिर चैलेंज किया है अभी सिंगापुर में। उसकी डेडलाइन थी हमारी दिसंबर एंड में, तो आई एम सॉरी, उसकी जो डेडलाइन थी वो दिसंबर एंड में थी, और सिंगापुर में उसे फिर से अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने उसे कर दिया है चैलेंज। तो इस कारण ही यहाँ पर जो आज वोडाफोन में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वो 4 से 5% की यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और वहां पर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट ने फिर से चैलेंज किया है। और अगर अब यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट के फेवर में अगर टैक्स का केस बनता है, तो यहाँ पर फिर से 22,000 करोड़ की जो पेनल्टी थी, और जो टैक्स का जो अमाउंट था, वो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर देना पड़ेगा। बट एक और पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन करना जरूरी है, वो है एक कायरन का केस था, जिसमें भी इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेम ही ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का जो केस था, वो जो वोडाफोन आइडिया है, उसी तरीके का यहाँ पर भी केस देखने को मिला, और उसमें कायरन केस में वापस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूलिंग में इंडिया की गवर्नमेंट हार जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो चैलेंज किया जा रहा है, वो वहां पर भी इंडिया की गवर्नमेंट को आगे जाकर कहीं ना मुंह की ना खाना पड़े। तो इस कारण यहाँ पर $1.2 बिलियन की जो टोटल जो केस, जो कायरन के केस में भी फंडिंग, जो इंटरेस्ट और टैक्सेशन की जो लाइबिलिटी थी, वो यहाँ पर इंडिया के गवर्नमेंट को वापस रीपे करनी पड़ी कायरन को, जो कि आज वेदांता के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा जो अब जो इन्होंने चैलेंज किया है, अगर यहाँ पर अगर दो ही पहलू है, अगर आपको सही निकलता है तो यहाँ पर वोडाफोन के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि 22,000 करोड़ की फिर से लाइबिलिटी यहाँ पर, और उनका वहीं कैश फ्लो भी पूरा बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उनके लिए एक मेजर होल्ड देखने को मिल सकता है कि आगे वोडाफोन जाके आगे कहीं कंपनी को बंद ना करना पड़ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी, इसके साथ साथ कंपनी को चलाना, और फिर 4G स्पेक्ट्रम की फीस वो भी आए दिनों बढ़ती जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय है वोडाफोन आइडिया के लिए। साथ ही साथ अगर यहाँ पर केस हारती है, तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट का पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस तरह कायरन का केस हारी और फिर वोडाफोन का केस, तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वहां पर एक इमेज गलत सामने आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट गवर्नमेंट की, तो करंट गवर्नमेंट का मानना है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट पर विश्वास नहीं रखते हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में आपको इस तरह की कोई भी टैक्स लायबिलिटी देखने को नहीं मिलती है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केस में। और निर्मला सीतारमण ने भी इस पे अपना स्टेटमेंट दिया है, और वो बोलती है कि वी वोंट यूज द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन फॉर इनकम जनरेशन। तो इसी तरह से आज का जो पूरा जो वॉलेटिलिटी आपको जो वोडाफोन आइडिया में देखने को मिली है, उसका पूरा रीजन है कि चैलेंज जो किया गया है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में, उसका वही रीजन है। और वो पूरा जो केस लो है, उसमें यहाँ पर हमारी फंडिंग निकल के आती है $2 बिलियन की। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।